आइए साथ मिलकर योग की एक वैज्ञानिक खोज का प्रारंभ करें, जहां आप वैज्ञानिक हैं और प्रयोगशाला है आपका हृदय, और आप ही हैं परिणाम। नमस्कार, दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आशा है कि आप इस श्रृंखला का लाभ उठा रहे होंगे, जिसमें दाजी हमें हार्टफुलनेस के अनेक पहलुओं से वाकिफ करवाते हैं और दाजी अपने जीवन से भी जो उन्हें सीख मिली है वो हमारे साथ बांटते हैं। हाल ही में दाजी ने एक किताब लिखी थी जिसका शीर्षक था विजडम ब्रिज। इस किताब में दाजी ने आधुनिक परिवार के लिए कुछ सुझाव लिखे हैं। द विजडम ब्रिज पर आधारित लोगों ने कुछ सवाल भी दाजी से किए हैं और इस सत्र में दाजी उन सवालों का जवाब देंगे। दाजी, आज के दौर में टेक्नोलॉजी और डिप्रेशन साथ साथ बढ़ रहा है। क्या आज के दौर में आपको कुछ टकराव दिखा कि आपने द विजडम ब्रिज जैसी किताब लिखी? वेल, टेक्नोलॉजी वाले ही आदमी ने, एक बहन ने इसको रूप दिया है। एक लड़की आई थी जो फुल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो फिल्म डायरेक्टर। वो हमारे सामने ही बड़ी हुई थी और वो अटलांटा में रहती थी, हम न्यूयॉर्क में थे, बार बार मिलते रहते थे फैमिलीज। तो जब बड़ी हुई और 2012 में हम उनसे मिले, वो हमारे आश्रम में आई थी, तब मैंने वैसे ही प्रश्न पूछ लिया, बेटा तो मैरिज कब करेगी? उन समय उनकी उम्र 28 साल की थी। तो उन्होंने बोला, अंकल अभी टाइम है, 32 साल की हो जाऊंगी तब कर लो। बोला, तेरे ज़िंदगी में सबसे प्यारा कौन है तुम्हारी फैमिली में? तो बोली कि मेरी ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर क्यों प्रिय है? तो उन्होंने अलग अलग रीजंस बताए, इसलिए मुझे ग्रैंड मदर बहुत प्रिय है। तो तू 32 साल पे शादी मैरिज करेगी, उसके बाद तेरे बच्चे होंगे जब 35 साल के होंगे, तो 35 साल की होएगी, तो तेरी बच्चों को ग्रैंड मदर मिलेगी क्या? शायद मिल भी जाए, लेकिन वो उनके साथ बोलने चलने में भी काबिल ना हो शायद। तो तेरे बच्चों को तो ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर मिलेगा ही नहीं। और तू लेट इतना करती है और तेरे बच्चे भी इतना लेट करेंगे, तो तेरे बच्चों की ग्रैंड मदर भी नहीं होगी, ये ट्रेडिशन चली जाएगी, ग्रैंड माँ ग्रैंड पेरेंट्स चले जाएंगे, जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। उनके ज़माने में क्या होता था वो बात की चर्चा होती है, तो उस ज़माने के साथ हमको कनेक्ट कर देते हैं। वो रहना कैसे, बातें कैसे होती है, उस समय की फैशन, उस समय की बातें, उसके डीपर मीनिंग के साथ जोड़ देते थे। जैसे कि अमेज़न फॉरेस्ट में जो सैमन लोग थे, बूढ़े लोग, एक ऐसा सामन मर जावे तो उसके साथ हजारों सालों की जो नॉलेज है वो चली जाती थी। कैसे कि उनको पूरी जगह का नॉलेज था। मेडिसिनल प्लांट्स, कुछ फीवर हो जाए तो कौन से प्लांट लेना है, उल्टी हो जाए तो कौन सा लेना है, इंडाइजेशन हो तो क्या होना है, अलग अलग ढंग के वो सब नॉलेज चला जाता है। और अमेज़न एरिया में क्या हो रहा है ब्राज़ील में कि छोटे बच्चे, यंगस्टर्स शहरों में चले जाते हैं, तो जो नॉलेज उन बाप दादाओं की पीढ़ियों से चलता आया है और बच्चे जो सीखने वाले है ही नहीं, तो नॉलेज तो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो नॉलेज ट्रांसफ़र होना है वो नहीं हो रहा है। आजकल अपने देश में खास क्या हो रहा है कि माँ बाप शायद शहरों में नहीं है बच्चों के साथ, बच्चे चाहे फिर भी वो नहीं आ पाते क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है। वो खुद एक बेडरूम में रहते हैं, बच्चे होंगे तो 2 बेडरूम होएगा या 3 बेडरूम,
माँ बाप को लाएंगे तो चौथा बेडरूम का इतना करोड़ों में पैसा है, फिर भी इनफ नहीं है पूरा फैमिली को शुरू करने के लिए, तो वो वहाँ रह जाते हैं, ये यहाँ रह जाते हैं, और ये जो नॉलेज ट्रांसफ़र होता है वो नहीं हो पा रहा है ऐसे। और माँ बाप खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, नए न्यू पेरेंट्स हैं, तो इतनी स्ट्रेस में, काम भी ऑफिस में होना है, बिजनेस वर्ल्ड में नौकरी भी हो या खुद का बिजनेस हो, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। सक्सेस के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं और फैमिली को भूल जाते हैं, फिर खुद को भूल जाते हैं। तो जो खुद को भूल जाता है उसको डिप्रेशन होने ही वाला है। दाजी, क्या आपको लगता है कि द विजडम ब्रिज किताब लोगों के जीवन में बदलाव ला पाएगी? डिप्रेशन के बाद की ट्रीटमेंट की मैं बात नहीं करूँगा। डिप्रेशन हो गया, उसके बाद उसको कैसे निकालना वो तो मेडिकल प्रोफेशन के हाथ में है। मेरा ये जो ये किताब है उसका वो वही रास्ता दिख रहा है कि हम डिप्रेशन को प्रिवेंट कैसे करें। ऐसा कहा जाता है इंग्लिश में कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, राइट। कोविड आया था, कोविड आ गया, आपने वैक्सीन नहीं लिया हो और रोग लग गया, तो उसको क्योर करने में बहुत टाइम लगता है। वैक्सीन लगाया है तो मर तो नहीं जाएंगे, और यदि वायरस लग भी जाए तो उसका असर भी, वायरस का असर बहुत कम होता है। तो मॉडर्न लाइफ में भी जब हमें पता चलता है कि तकलीफ़ें कहाँ हो सकती है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और ख़ास करके आजकल हमारा हृदय बताता भी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन लोगों में इतनी हिम्मत और क्लैरिटी नहीं रहती है, और जो नहीं करना है वो पहले कर देते हैं। सबकी आदत ऐसी हो गई है। दुर्योधन का एक ज़माना था महाभारत में, वो भी ओपनली, वेरी फ्रैंकली कृष्ण को बता रहे थे कि हे कृष्ण, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर भी मैं जो नहीं करना है उसको रोक नहीं पाता हूँ, जो करना है उसको मैं कर नहीं पाता हूँ। वो हालत आज सबकी, मोस्ट ऑफ पीपल की है ऐसे। तो उसके लिए क्लैरिटी लाने के लिए हमने ये किताब में कहा है कि कैसे हमारे पूरे हृदय में एक विवेक बुद्धि आवे, विवेक शक्ति आवे, डिस्क्रिमिनेटिंग एबिलिटी आवे, और कैसे हमारा चरित्र, अखलाक, कैरेक्टर उसको आगे बढ़ावे से। कैरेक्टर, मोरालिटी एंड ऑल दैट हैज अनदर फैसेट, जो कहते हैं कि हमारी जो रिसोर्सेस है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल रिसोर्सेस खुद के, उसको वाइजली यूज़ करो आप। पैसा है उसको वाइजली, वो भी तो एक तरह का रिसोर्स है, वाइजली यूज़ करो, सही ढंग से यूज़ करो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, शादी में आप देखोगे करोड़ों, इफ़ नॉट करोड़, लाखों तो जलते ही हैं, होए या न होए। जिसके पास है वो इतना जलाते हैं कि आप ताज्जुब रह जाओगे। 5 करोड़ 10 करोड़ की बात नहीं, 100 करोड़ तक लोग जाते हैं, और बड़ा गर्व रहता है कि हमने इतना हमारी बेटी या बेटे के लिए इतना खर्चा किया। यदि आप सही से, आपकी विवेक बुद्धि ठीक होती तो समाज के कल्याण के लिए कुछ न कुछ किया होता। आपके ड्राइवर के साथ 50 रुपया लेने देने के लिए अल्लाह वल्लाह करते हो, मेड आती है, बीमार होती है, फिर भी काम करती है, उसको छुट्टी नहीं देते हो, तो बेहतर होता कि ये जो 100 करोड़ आपने खर्चा कर डाला, देखो आप 100 करोड़ दे के आपके नौकर को, आपकी पूजा करेगा वो। दाजी, विजडम ब्रिज किताब में आपने एक इतना विशाल विषय लेके उसको इतनी छोटी सी किताब में कैसे डाला?
आपने तो बड़ी प्रशंसा कर दी एक बुक की, लेकिन जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स जो मैंने बताए हैं अपने ज़िंदगी में, कि खास करके ये बात मैं बताना चाहूँगा ऑडियंस को, खास करके तेलंगाना, आंध्रा और मोस्टली जो मानते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, है ना, वो क्या कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, स्टार की पोजीशन क्या है, कहाँ जन्म हुआ, किस जगह पे हुआ, कौन से टाइम पे हुआ, उसकी वजह उसको एस्ट्रोलॉजी चार्ट बनाते हैं। और हम ये भी मानते हैं कि जो आत्मा लाइफ गिवर जो आने वाली थी वो तो आ चुकी है, उसके कर्म कहो या उसके संस्कार कहो या उसके उनकी जो खोपड़ी में जो लिखा है वो लेके तो आ चुका है, वो तो शरीर में आ गया है। वो कब जन्मेगा, कहाँ जन्मेगा, कब जन्मेगा, वो तो पहले ही उनके संस्कारों ने नक्की कर लिया है, तो ये टाइम एंड स्पेस कैसे डिसाइड करेगा। तो ये उसका जवाब यही है कि ये उसकी प्लानिटरी इन्फ्लुएंस थोड़ी है, लेकिन मे बी 0.05%, 99.05% इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सोल। उसकी प्रकृति क्या है, और उसकी प्रकृति हम कैसे नक्की करेंगे। जैसे एट द मोमेंट जब कंसेप्शन होता है, माँ बाप इकट्ठे होते हैं मेकिंग लव, वो किस ढंग से, उनका मनोभाव क्या है उस समय का। यदि इफ़ यू आर मेटिंग लाइक एनिमल्स हफिंग एंड पफिंग, यदि आप में कोई पूज्य भाव एक दूसरे की तरफ नहीं है, तो उस समय का जो आत्मा या रूह जो आनी है वो आपके मूड पे, आपकी भावना के साथ मैच करता हुआ ही आएगा। कोई ऊपर से भेजता नहीं है कि ये आप यहाँ जाओ, आप यहाँ जाओ, आप यहाँ जाओ। वो ऑटोमेटिक वही आत्मा आएगी जो आपके एटीट्यूड के साथ, जो फील्ड माँ बाप क्रिएट करते हैं उसके साथ मैचिंग हुए, वही आता है। एटीट्यूड वो दोनों का कैसा है, वैसी आत्मा जब आएगी तो वो कभी भी पैदा हो, उसका भविष्य तो वही आने वाला है जो उसकी प्रकृति है। तो अच्छी प्रकृति वाले जीव या आत्मा को बुलाना है, तो हमारा जो फील्ड है मेटिंग टाइम का, वो एकदम सात्विक होना है, हाई लेवल ऑफ प्योरिटी वाला होना है। लेकिन उस समय कोई याद नहीं रखता है कि ये हाई लेवल प्योरिटी रखना है। उनकी ट्रेनिंग पहले से ही होनी है, उनके भाव, उनका नेचर, उन दोनों की प्रकृति पहले से ही ऐसी होनी चाहिए कि उनको एट दैट मोमेंट कोशिश नहीं करनी पड़े कि चलो हम ऐसा बिहेव करें, ऐसा। तो ये बुक खास करके ऐसे यही चीज़ों को बताती है जो कोई बताने को हिम्मत नहीं रखता है। और जब बोलते हैं ना कि यमदूत आते हैं मरने के समय, आप क्या इतने बड़े इम्पोर्टेंट नहीं है कि विवाहित को लेने के लिए ऊपर ले जाएं, उसको एस्कॉर्ट करें। नहीं, उनके पास टाइम नहीं है, इन्फिनिट सोल्स हैं। तो जिस समय हमारी आखिरी सांस होती है, उस समय हमारे आत्मा की जो हालत है, जो वाइब्रेटरी नेचर है, जो वही नेचर को जो ऊपर वो दूसरा जो मिलियंस ऑफ डायमेंशंस है जिसके साथ मैच करेगा, वो वहाँ जाके ही रहेगा। जैसे भाप होती है उससे बादल बनते हैं, पोल्यूटेड भाप होती है तो भारी होती है तो नीचे होता है, वो बादल काला होता है ना। भाप तो है लेकिन उसमें इम्प्यूरिटीज है, राइट। सो भाप या बादल विथ इम्प्यूरिटीज एंड वाटर क्लाउड्स विदाउट इम्प्यूरिटीज, दोनों में फर्क है। तो जो आत्मा चली जाती है वो भी उस मैचिंग डायमेंशन को जुड़ जाती है, उसको लेने देने के लिए कोई आता नहीं है, कोई नीचे लाने के लिए भी कोई आता जाता नहीं है, वो अपने नियम के अनुसार सब कुछ होता रहता है। दाजी, आज हमारे देश में लोग धर्म के नाम पे बट रहे हैं। आपका समाज के लिए क्या संदेश है?
राम कहो, रहीम कहो, ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, सब अपने अंदर है, उनको अंदर ढूंढो। हम सब एक है। ये यूनिटी पूरी दुनिया में लानी है, सिर्फ हैदराबाद में नहीं या अपने देश में नहीं है। लेकिन ये यूनिटी तभी आएगी जब अंदर जो बसता है, राम रहीम अल्लाह कहो, वो अंदर है। वो जब तक अपन को बांध नहीं पड़ेगा तब तक हम लड़ते ही रहेंगे। तो यूनिटी के लिए, शांति के लिए आँख बंद करके झुका के देखा करो, वो आपको अनुभूति कराते हैं या नहीं, वहाँ से शुरू करो। आइए अब हम सब हर हफ्ते की तरह दाजी के साथ ध्यान करते हैं। जो लोग आज पहली बार ध्यान कर रहे हैं हमारे साथ, तो उनको ऐसा हम बताएंगे कि ऐसे ध्यान करना है। आपके पास से सभी भटकाने वाले साधनों को, जैसे फोन आदि को हटा दें और हृदय में ईश्वरीय प्रकाश की उपस्थिति है उस पर ध्यान करें। सोचिए कि यह दिव्य प्रकाश जो मेरे हृदय में मौजूद है, वो मुझे उनकी ओर खींच रहा है, और मैं यहाँ से आपको प्राणाहुति भेजता रहूँगा, जिसका आप खुद अनुभव कर सकते हैं। इस विचार को जितना संभव हो उतनी देर तक बनाए रखें। अगर आपका ध्यान इस पवित्र विचार से भटक जाए और आपको बहुत से विचार आने लगे, तो अपने आप को बस यही याद दिलाएं कि आप दिव्य प्रकाश की उपस्थिति पर ध्यान कर रहे हैं। सो लेट्स हम सब साथ में ध्यान करें। प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन।
दैट्स ऑल। अब अपनी आंखें बंद रखते हुए धीरे धीरे ध्यान की स्थिति से बाहर आएं। कृपया नोट कर लें आपको कैसा लगा। हम अपने ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं। दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया अगले हफ्ते फिर जुड़िएगा हमारे साथ।